नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मविश्वास। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि गुड़िया को ऊट पटांग बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा राम अपनी माँ विमला देवी पर भड़कते हुए बोला। विमला देवी उसकी बात सुनकर चौंक गई और बोली, पर बेटा मैंने ऐसा क्या सिखा दिया गुड़िया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। इतने में बड़ी बहू सोनिया बाहर आई और कहने लगी, माँ जी आज सुबह से ही आपकी गांव वाली भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है हमारी बच्ची। हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख सके और आगे कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन हो सके। लेकिन आप है कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हैं। विमला देवी बेटे और बहू की बातें सुनती रही। इतने में बहू सोनिया अपने पति राम से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की ये गांव वाली भाषा हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए मैंने क्या क्या सपने देखे हैं। अपनी माँ से कहिए कि हमारी बच्ची से दूर ही रहे। विमला देवी डर और शर्म से बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती रही। बड़ी बहू के तीर जैसे चुभने वाले शब्द लगातार उनके दिल को चोट पहुंचा रहे थे। राम चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा, जैसे अपनी पत्नी को व्यवहार को सहमति दे रहा हो। 6 महीने पहले पति के देहांत का गम झेल चुकी विमला जी अब आए दिन अपनी बहू की कटु बातें सुनने को मजबूर थी। उनके 2 बेटे और बहुएं थी। बड़े बेटे राम की एक बेटी थी जिसे सब प्यार से गुड़िया बुलाते थे। छोटे बेटे लक्ष्मण की शादी को 1 ही साल हुआ था। विमला देवी अक्सर अपने गांव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी। इन गीतों के साथ वे अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर लेती थी। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी को गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्द रट लिए। नतीजा ये हुआ कि बड़ी बहू ने इस छोटी सी बात पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। असल में ये मामला सिर्फ गीत या भाषा का नहीं था, यह बहू द्वारा अपनी सांस पर रोब जमाने का एक तरीका था। सोनिया जानती थी कि उसकी सांस बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए वह आए दिन कोई न कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी। राम को हमेशा अपनी पत्नी की बातें सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी को देखकर छोटी बहू ने भी सांस की इज्जत करना छोड़ दिया था। पति की मृत्यु के बाद विमला जी ने अपने होठ सिल लेना ही उचित समझा। ये पहली बार नहीं था जब विमला जी को कम पढ़ी लिखी होने के कारण बातें सुननी पड़ी। उनका गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ना लिखना हुआ था, जहां अंग्रेजी विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उनकी भाषा पर ग्रामीण प्रभाव था। शादी के बाद कुछ साल तक उन्हें अपने नंदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहे, लेकिन जब पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा सोनिया उनकी बहू बनकर आई, तब से ये मोर्चा बहू ने संभाल लिया। वर्षों से अपमानजनक सब सुन सुनकर विमला जी का आत्मविश्वास टूट चुका था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वे खुद से पूछ बैठती थी, क्या मैं सच में अनपढ़ हूँ? विमला देवी छोटे से गांव के एक साधारण परिवार से थी। उनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का बोझ परिवार पर आ पड़ा था। उनके पिता हर बात में अपनी माँ का कहना मानते थे और विमला की माँ का जीवन भी सांस के इशारों पर ही चलता था। तीनों बहनों का जीवन भी दादी के इशारों पर चल रहा था, लेकिन विमला का बचपन से ही सपना था पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी ने फरमान जारी कर दिया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर का काम करो। विमला ने अपने पिता से कहा, बाबूजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। पर दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सर पर चढ़ने लगी हो, ज़्यादा पढ़ोगी तो न जाने क्या करोगी। पिता ने वही किया जो दादी ने कहा। विमला की पढ़ाई जिद को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि अब अपने घर में पढ़ाई करो। विमला ने रोते हुए सोचा, ये किसका घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ? क्या वह मेरा घर नहीं है? लेकिन विमला ने हार नहीं मानी।
सहेलियों से किताबें मांगकर वे चुपचाप पढ़ाई करती रही। भले ही उन्होंने 12वीं पास न की हो, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उन्होंने खुद से हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में ही उसका विवाह बड़े शहर के एक परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास ननद उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, ये कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी में बात करते देख विमला की फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी। उसने अपने पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पति ने फॉर्म भरवा दिया और परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद विमला खुश थी कि अब आगे पढ़ाई का मौका मिलेगा और शायद ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह मां बनने वाली हैं। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया, अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ाई लिखाई का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा राम पैदा हुआ। 1 साल बाद छोटा बेटा लक्ष्मण भी इस दुनिया में आ गया। पति ने बड़े प्यार से समझाया, बच्चे बड़े हो जाए फिर तुम्हारे पास समय ही समय है, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। विमला ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति के प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली विमला ने धीरे धीरे अपने ख्वाबों को जैसे भूला ही दिया था। आज जब विमला ने बेटे बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनी तो उसका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर वह खूब रोई, फिर खुद को संभालते हुए हमेशा के तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को वह खरीदारी करने के लिए बाजार गई। भीड़ में अचानक एक आवाज उसके कानों से टकराई, विमला। विमला को ये स्वर जाना पहचाना सा लगा। पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली को देखकर विमला बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में बैठते हैं, रज्जो ने कहा। इतने सालों बाद मिलकर विमला बहुत खुश थी। रज्जो बोली, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम यहाँ इसी शहर में हो। मेरी यहाँ की गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है। मेरे पति ने भी यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है। बच्चे अब सेटल हो गए हैं, दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, आजकल कैसी हो? इस प्रश्न पर विमला अचानक शांत हो गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब थे मेरे। फिर याद आया कि ख्वाब तो बड़े बड़े थे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गला रूंध गया। वह बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति भी अब नहीं रहे रज्जो। 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह सुनकर रज्जो को झटका लगा। उसने विमला की आंखों से आंसू पोंछे और गले लग गई। कुछ देर बाद रज्जो ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? तुम तो शिक्षिका बनना चाहती थी। शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने के लिए कह दिया। अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहू के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी करती हैं और मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ और गंवार होने का तमगा मेरे सिर पर लगा है और अब तो उम्र भी बीत चुकी है। इस उम्र में पढ़ाई नहीं कर सकती, ना ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। वर्षों पुरानी टीस आज विमला के आंसुओं के जरिए बाहर आ गई। रज्जो अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ तेरी उम्र को? लेकिन विमला, अगर अपने ख्वाब पूरे करने निकली तो सबसे पहले घर वाले ही मुझ पर हंसेंगे और जगह हंसाई होगी सो अलग। रज्जो ने गुस्से से कहा, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच। जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है वही कर। ये जिंदगी तेरी है, किसी और की नहीं। विमला अपने अंदर की उसी चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा जो अपने दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। आज भी तू वह सब कुछ कर सकती है जो पहले करना चाहती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन कोशिश तो कर। लेकिन तुम हिम्मत रखकर डटी रहना।
हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, रज्जो ने कहा और विमला को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोली, जब तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लास का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने विमला में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने की तड़प बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का। ये सोचते हुए विमला ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा तो दोनों बेटे राम और लक्ष्मण घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। शॉपिंग बैग एक तरफ रखते हुए विमला ने इस समय बात करने का निश्चय किया और सबके साथ आकर बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, विमला ने कहा। दोनों बेटे विमला की बात सुनकर हैरान रह गए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। माँ साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? राम ने पूछा। मैंने तय किया है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, विमला ने अपनी बात रखी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बड़ा बेटा राम बोला, मंदिर और सत्संग के अलावा ये कौन सा नया शौक पाल लिया आपने? माँ, ये भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है, कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए, विमला ने कहा। राम, आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान थे। यदि अब मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? राम ने चिढ़कर कहा। इसमें सही भी क्या है माँ? लक्ष्मण ने भी कहा। आप इस उम्र में पढ़ाई के लिए निकलेगी तो पड़ोसी क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने तंज कसते हुए कहा, माँ जी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है और आप ये सब करने की सोच रही हैं। यदि ये सब कारनामे करने हैं तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। बेटे बहुओं का फैसला सुना कर अपने अपने कमरों में चले गए। विमला बड़ी सुन सी बैठी रह गई, लेकिन इस बार उसने बेटे बहुओं के फरमान को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब अपने सपने को नहीं जिया तो अफसोस ही रह जाएगा। अगले दिन सुबह विमला ने सोच लिया उसे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। जब सब लोग अपने अपने काम पर चले गए तो विमला भी कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुंचकर उसने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा, डॉक्टर रजनी शर्मा। ये देखकर विमला सोचने लगी, कितना महसूस गर्व करती होगी रज्जो अपने आप पर। इतने में गार्ड ने आकर पूछा, किससे मिलना है? प्रिंसिपल से मिलना है, विमला ने कहा। गार्ड उसे ऑफिस में ले गया। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए विमला को देखकर रज्जो बहुत खुश हुई। उसने विमला का स्नातक वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भरवा दिया। लेकिन विमला ने अपनी सहेली से कहा, घर की परिस्थितियों के कारण मैं रोज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। रज्जो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, इसका भी हल है। हमारे पास ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था है जो कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड नहीं कर पाते। हम उन्हें वीडियो के जरिए लेक्चर उपलब्ध करवाते हैं। कल से रोज का कक्षा कार्य तुम्हारे मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने आना है। अगले दिन से ही विमला ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन विमला रात को भी 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालती। कभी कभी बहुओं को शक होता कि माँ जी मोबाइल फ़ोन पर इतना समय क्यों बिता रही हैं, लेकिन बात आई गई हो गई। रज्जो भी फ़ोन पर विमला की पढ़ाई की जानकारी लेती रहती। पढ़ाई करते करते विमला का आत्मविश्वास भी वापस लौटने लगा। समय बीतता गया। देखते देखते 3 साल बीत गए। आज विमला कुछ बेचैन थी, क्योंकि आज उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था। रसोई का काम करते करते वह इस बारे में सोच रही थी। तब भी रज्जो का फ़ोन आया। विमला, तुमने आज का अखबार देखा? तुमने कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की तीसरे वर्ष की परीक्षा में तुमने
पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। विमला, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतों के लिए भी उदाहरण पेश किया है। विमला की तुरंत जाकर अखबार खरीद लाई। उसने देखा कि अखबार के प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लगी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पढ़ाई की तरफ लौटा जा सकता है। 50 वर्षीय विमला देवी ने यह साबित किया। अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखकर विमला जी अपनी खुशी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, वो पहले कभी नहीं आए थे। विमला जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वे ये बात अपने बेटे और बहुओं को बताएगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो दिखाएगी, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती की थी। आज मेरे बेटे मुझ पर बहुत गर्व महसूस करेंगे, ये सोचते हुए उत्साहित विमला जी ने अब और इंतजार नहीं हो रहा था। शाम को जब बेटे बहुए घर आए तो उन्होंने बड़े उत्साह से अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा चिढ़ते हुए बोला, माँ, ये सब आप करके आप आखिर साबित क्या करना चाहती हो? पहले भी आपको समझाया था कि ये सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही थी, तो ये गुल खिला रही थी। विमला जी ने विरोध जताते हुए कहा, बहू, तमीज से बात करो, ये कैसा तरीका है मुझसे बात करने का? फिर उन्होंने आगे कहा, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी। दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने देती थी, और अब जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चले जाते थे और मैं पीछे से घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई करती थी। ये ख्वाब तो मैंने बहुत पहले देखे थे, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने सपनों को भूल गई। तुम्हारी सफलता में ही अपनी सफलता देखी। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई। आंसुओं से भरी आंखों और भारी गले से विमला जी बोल रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं इसके आगे भी पढ़ाई करूंगी, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर छोटा बेटा गुस्से में बोला, माँ, अगर आपको ये सब करना है तो आप कहीं और जाकर रहिए, ये तमाशा अब हम और नहीं सह सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टर विमला जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, आप इसके बाद क्या करने की योजना बना रही हैं? इस पर विमला जी ने जवाब दिया, मैं आगे बीएड की पढ़ाई करना चाहती हूँ और साथ ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार का दिन था। अपनी माँ को इंटरव्यू देते देखकर बेटे और बहुएं गुस्से में थे, लेकिन न्यूज रिपोर्टर के सामने कुछ नहीं बोले। जैसे ही रिपोर्टर वहां से गए, उन्होंने अपनी माँ पर भड़कते हुए कहा, माँ, ये तमाशा आखिर कब तक चलेगा? बड़ा बेटा बोला। विमला जी ने जवाब दिया, बस कुछ ही दिनों तक। बेटे बहुओं को ये सुनकर हैरान रह गई कि माँ इतनी आसानी से मान कैसे गई। लेकिन अगले ही पल विमला जी ने कहा, कल रात तुम कह रहे थे कि अब तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है और 10 दिनों में इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। जितनी जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। विमला जी ने अपने बेटों की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जीऊं। ये सुनकर बेटे बहुए हैरान रह गए, लेकिन कुछ पर कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि मकान विमला जी के नाम था। विमला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे के चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। विमला जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विमला कोचिंग सेंटर। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।